हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्थिति और स्थिति सदिश पर बात करेंगे। मतलब आज अपन किसी भी कण की स्थिति और साथ ही साथ उस कण की दिशा के बारे में अपन लोग क्या करेंगे, बात करेंगे कि वो किस दिशा में है। तो ऐसी कंडीशन पे, जैसे कि नॉर्मली अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि मुझे किसी भी पार्टिकल की अगर स्थिति बतानी होती है तो किसी ना किसी के सापेक्ष बताता हूं कि नहीं बताता हूं, तो वही चीज अपन को यहां पे करना है। जैसे कि सपोज आपको एक पॉइंट पी दे दिया, ठीक है ना। आज अपन ये मान लो कि आज अपन किसी भी पार्टिकल के, ठीक है ना, एड्रेस पता करना, उसका पता करना सीखेंगे कि अपन को अगर उसका एड्रेस पता करना है कि वो कहां पर है, तो आज अपन स्थिति और स्थिति सदिश की सहायता से वही सीखेंगे। तो देखना, मान लेते हैं कि कोई पॉइंट पी है, मुझे इसकी स्थिति बतानी है कि कहां पर है। तो ऐसी कंडीशन पे फिजिक्स क्या बोलते हैं कि अगर आपको किसी भी पॉइंट की स्थिति बतानी हो तो सबसे पहले आप क्या करो, उसके जहां पर आपको मर्जी पड़े एक कार्तीय निर्देश तंत्र की कल्पना कर लो। कार्तीय निर्देश तंत्र एक्स वाई जेड, और जहां पे ये दोनों एक्सिस आके मिलती हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और आप सबको पता है कि एक्स वाई जेड तीनों हमेशा एक दूसरे के क्या होती हैं, लंबवत होती है। अब ये बोर्ड है, बोर्ड के पास दो अक्ष होती है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, इसलिए अपन यहाँ पे दो अक्ष पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब जबरदस्ती कि आप एक्स वाई यूज करें, आप वाई जेड जेड एक्स, कोई सी भी दो एक्सिस आप क्या कर सकते हैं, यूज। अपन यहाँ पे अभी क्या यूज कर ली, एक्स वाई। आप हमेशा याद रखना कि जब आप एस अक्ष के अनुदिश चलोगे, जब आप एस अक्ष के अनुदिश चलोगे तो दिशा को व्यक्त करोगे आई कैप से, और जब आप वाई अक्ष के अनुदिश चलोगे तो दिशा को व्यक्त करोगे किससे, जी कैप से। और ये जो आपके पास है, ये आपके पास एक तरीके से क्या है, ये आपके पास कार्तीय निर्देश तंत्र है, कार्तीय निर्देश तंत्र है आपके पास है। आगे बस में अब मुझे इस पॉइंट की स्थिति बतानी है, तो इस पॉइंट की स्थिति बहुत आसानी से मैं क्या करूंगा, एक लंबवत लाइन एक्स एक्सिस पर डालूंगा और एक लंबवत लाइन वाई एक्सिस पर डालूंगा, इस तरीके से। अब फिक्स है कि अगर मुझे इस पॉइंट की बात करनी है तो अब मैं मान लेता हूं कि अगर मुझे पॉइंट पी पर जाना है तो यहां से पहले मुझे एक्स चलना पड़ेगा, ठीक, और फिर यहां से मुझे वाई। अब वाई कितना, ये वाई, ये ऐसा करते हैं, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं ए और इस पॉइंट को ले लेता हूं मैं बी। तो अब मुझे यहां पे कितना चलना पड़ेगा, ए। अब अगर ये बी है तो ये वाली डिस्टेंस भी आपके पास कितनी होगी, बी। तो मैं यही तो करूंगा कि मुझे पॉइंट पी पे जाना है, कैसे जाऊंगा, यहां से पहले ए जाऊंगा, हमेशा मूल बिंदु से अपन स्थिति का मापन करेंगे, ठीक। तो यहां से पहले ए जाऊंगा, फिर उसके बाद यहां पर बी जाऊंगा, इस तरीके से। तो ए यहां पर गया, बी यहां पर गया, ए यहां पर, बी यहां पर, तो पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया मैं बिंदु पी पर। तो बिंदु पी के निर्देशांक कितने हुए, सबसे पहले लिखेंगे एस एक्सिस, वो पूछेगा एस एक्सिस पे कितने चला, तो अपन बोलेंगे ए चले। फिर पूछेगा वाई एक्सिस पे कितना चला, हम बोलेंगे बी। उसके बाद तो एक्सिस ही नहीं, तो यहीं पर ही ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन पे अब जो अपन ने क्या बताई, बिंदु पी की स्थिति क्या बताई, ए कॉमा बी। आगे बात समझ में, वो पूछा एस एक्सिस पे कितना चले, ए लिख दिया ए, कॉमा वाई एक्सिस पे कितना चले, अपन ने बोल दिया बी। तो ऐसी कंडीशन, उसके बाद तो कुछ है ही ना, तो ये हो गया आप लोगों के पास बिंदु पी की स्थिति क्या हो गई, ए कॉमा बी। अब ये जो ए है ना, ये ए, ये बताता है कि आप एस एक्सिस पर कितना चले, और फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करूंगा तो ये बताएगा एस अक्ष पर परिमाण को व्यक्त करेगा कि आपने एस अक्ष पे कितना परिमाण चला, और जो फिर आएगा वाई, फिर ये वाई अक्ष पर परिमाण को व्यक्त करेगा। और अगर जेड होता तो कॉमा सी लिखते, तो क्या लिखते, जेड अक्ष पर परिमाण को। आगे बस में अब अपन को दिशा बतानी है कि आप ऐसे गए, आप बिल्कुल सीधे भी तो जा सकते थे ऐसे। तो अपन क्या करेंगे, एक सदिश को लेंगे, सदिश की टेल को तो हमेशा पूंछ को कहां पे रखेंगे, मूल बिंदु पे, और किस दिशा में जाना है उस दिशा में आपके तीर को लेके जाएंगे, और वहां पे जहां तक जाना है उस एरो को वहां तक लेके जाएंगे, उसके हेड को, ठीक है ना, जो तीर का हेड है उसको वहां तक ले जाएंगे अपन। तो मैं ये तो मैं डायरेक्टली तो जा सकता था यहां से सीधा, वो पॉइंट पी पर पहुंच जाता। तो ऐसी कंडीशन पे इसको अपन किससे व्यक्त करेंगे, अब पॉइंट यहां पे पी है, इसलिए मैं इसको क्या लिख देता हूं, पी वेक्टर। तो मैं ये तो बोलूंगा कि अगर आपको ए कॉमा बी पे जाना है तो बिल्कुल सीधे चले जाओ। तो मैं एक तरीके से सदिश रूप में बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल सीधे चले जाओ। तो ऐसी कंडीशन पे ये पी वेक्टर क्या बताएगा, ये पी वेक्टर बताएगा स्थिति सदिश को। तो ऐसी कंडीशन पे देखना, इसको लिखूंगा कैसे, तो पी वेक्टर इक्वल टू, ये किसको बताएगा, स्थिति सदिश को बताएगा। लिखूंगा कैसे देखना, पी वेक्टर इक्वल टू, लिखूंगा एस अक्ष पर परिमाण कितना है, ए,
ठीक है ना। अब सदिश है तो परिमाण के साथ दिशा भी व्यक्त करनी पड़ेगी, तो एस अक्ष पे परिमाण कितना है a, और एस अक्ष का दिशा कितनी होती है i कैप, तो इसको लिखूंगा a i कैप, प्लस y एक्सिस पर कितना परिमाण है b, और y एक्सिस पर दिशा को किससे लिखते हैं j कैप से, तो यह आपके पास क्या हो जाएगा a i कैप प्लस b j कैप। तो सबसे पहले s अक्ष पर परिमाण, अब s अक्ष पे चल रहे हो तो दिशा किससे व्यक्त करोगे i कैप से, तो a i कैप प्लस y अक्ष पे परिमाण और साथ में j कैप, तो ये हो गया आपके पास स्थिति सदिश। अब मैं निकालता हूं परिमाण, क्योंकि किसी भी सदिश के पास दो चीज होती है, एक होती है दिशा और एक होता है उसके पास उसका परिमाण। तो अपन सबसे पहले स्थिति सदिश का परिमाण पर बात करते हैं कि मुझे परिमाण निकालना है। तो जब भी अपन किसी सदिश का परिमाण निकालते हैं, जब भी अपन किसी सदिश का परिमाण निकालते हैं तो सबसे पहले रूट लगाओ, सबसे पहले क्या लगाओ रूट लगाओ, एस अक्ष पे जितना परिमाण है उसका स्क्वायर करो, वाई अक्ष पे जितना परिमाण है उसका स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ दो, तो ये आपके पास एक तरीके से क्या जाएगा स्थिति सदिश का परिमाण। आगे बात समझना सबको। अब आप खुद देखो ना, आपने अगर ये लाइन बिल्कुल ऐसे लंबवत ली है तो ये एंगल आप मान लो थीटा है, तो ये तो हो गया आधार और ये हो गया लंब, तो ये कण हो गया कि नहीं हो गया, और कण का परिमाण कैसे निकालोगे, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो निकालोगे, अर्थ वही तो लिखा है मैंने, लेकिन बोला कैसे मैंने, बोला ये तो कि रूट ले लो, एस अक्ष पर जितना परिमाण है उसका स्क्वायर, वाई अक्ष पर जितना परिमाण है उसका स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दो। बात तो दोनों इस कंडीशन पे एक ही आ रही कि नहीं आ रही आपके, आई नहीं आई बस में, देखो जल्दी से इसको एक बार। तो इस तरीके से बेटा अपन स्थिति और स्थिति सदिश को नॉर्मली क्या करते हैं डिफाइन करते हैं। ठीक, थोड़ा सा और आगे चलो, देखना क्वेश्चन करते हैं अपन इससे रिलेटेड, है ना। क्वेश्चन देखना, मान लेते हैं कि आपको P दे दिया 3,4, मतलब एस अक्ष पे कितना परिमाण है 3 और y अक्ष पे कितना परिमाण है 4, और दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब इधर s एक्सिस आ जाएगा, इधर y एक्सिस आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया इसका मूल बिंदु, ठीक, और s एक्सिस पर कितना परिमाण है 3, y एक्सिस पर कितना परिमाण है 4, ठीक है ना। दोनों को सीधा बढ़ा दो ऐसे बिल्कुल, तो जहां पे पॉइंट मिलेंगे वहां पे पॉइंट, ये हो जाएगा 3,4, एक तरीके से क्या होगी इसकी स्थिति हो गई। अब सदिश रूप में लिखेंगे तो एक सदिश को पकड़ेंगे, उसकी पूंछ को रखेंगे मूल बिंदु पे, और कहां तक जाना है बिंदु P पर एक सीधी लाइन खींच देंगे इस तरीके से, आइए बस में। तो x एक्सिस पे तो जाना है 3 और y एक्सिस पे जाना है मुझे कितना 4, तो अब आपके पास ये जाएगा P वेक्टर, तो P वेक्टर को कैसे लिखूंगा, P वेक्टर इक्वल टू s अक्ष पे परिमाण साथ में दिशा प्लस y अक्ष पे परिमाण साथ में दिशा, आगे बस में। तो s अक्ष पे परिमाण कितना है 3 और दिशा i कैप, याद करो s अक्ष पर दिशा को हमेशा i कैप से लिखेंगे, y अक्ष पर दिशा को हमेशा j कैप से, तो ये जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। पहले तो ये बात समझ में आई कि नहीं आपको, ठीक। और अगर परिमाण लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रूट लगाओ, s अक्ष पे जितना भी परिमाण है उसका स्क्वायर करो, y अक्ष पे जितना भी परिमाण है उसका स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ दो, तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 प्लस 16 25, तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 5। आई नहीं बस समझना सबको। तो इस तरीके से अपन नॉर्मली क्या करते हैं स्थिति को डिफाइन करते हैं या स्थिति सदिश को पर बात करते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं पर। देखना, मान लेते हैं कि आपको दे दिया q वेक्टर इक्वल टू -3 -4, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है माइनस, अब ये याद रखना माइनस का मतलब डायरेक्शन अपोजिट होना होता है, ठीक है। फिजिक्स में परिमाण जो होता है ना वो नेगेटिव नहीं होता है, परिमाण हमेशा पॉजिटिव होता है आपके पास, लेकिन यहाँ पे -3 मतलब आपको क्या चल रहा है माइनस में चल रहा है 3 और माइनस में ही चल रहा है 4। अभी माइनस का मतलब क्या होता है, तो देखना वहां आपके पास इधर s एक्सिस होती है तो इधर x डैश होता है कि नहीं होता है, जो कि नेगेटिव होता है। इसी तरीके से इधर की तरफ आपके पास y एक्सिस होती है और इधर की तरफ y डैश होता है कि नहीं होता है। अब आपको क्या चला है -3, अब ये जो पहले होता है ये s एक्सिस होती है और जो बाद में होता है वो y एक्सिस होता है। अब x में कितना चला है -3, अब x में -3 किधर होता है, इधर की तरफ ही तो होता है, तो ये आ गया -3 यहां से आता है, ठीक। y में कितना चला है -4, ये लो y में आ गया -4। अब दोनों लाइन पर से बढ़ा दो इस तरीके से,
तो ये आपके पास इसके ये क्यू आ जाएगा और के कितना रहेगा माइनस का 3 माइनस का 4 और ये डायरेक्शन इधर की तरफ आ जाएगी, स्थिति सदिश आ जाएगा क्यू वेक्टर। ठीक है ना, तो ये क्यू वेक्टर अब आपके पास क्या आ जाएगा स्थिति सदिश हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखना। तो क्यू वेक्टर इक्वल टू 3, परिमाण तो 3 ही है ना। अब माइनस का क्या बता रहा है, माइनस का साइन ये बता रहा है कि आप माइनस एस एक्सिस पे जा रहे हो, -4। अब परिमाण तो कितना है 4, लेकिन माइनस का साइन क्या बता रहा है, आप माइनस वाई एक्सिस में जा रहे हो। अब मैंने आपको क्या बताया था, एस एक्सिस पे चलोगे तो प्लस आई कैप, तो माइनस एस एक्सिस पे चलोगे तो क्या लिखोगे माइनस का आई कैप। अगर वाई एक्सिस पे ऊपर चलोगे तो जे कैप और वाई एक्सिस पे नीचे चलोगे तो माइनस का जे कैप। तो अब इसको कैसे लिखोगे 3 माइनस का आई कैप प्लस 4 माइनस का जे कैप, क्योंकि नीचे जा रहा हो। तो आपके पास क्यू वेक्टर कितना जाएगा, हो जाएगा माइनस का 3 आई कैप माइनस का 4 जे कैप। ये तो आ गया आपके पास स्थिति सदिश। इसका परिमाण लिखो, परिमाण ऐसे क्यों लगाओगे रूट में। अब एस अक्ष पे जितना भी परिमाण है उसका स्क्वायर करो, वाई अक्ष पे जितना भी परिमाण है उसका स्क्वायर करो और दोनों को जोड़ दो। तो कितना जाएगा 9 प्लस 16, तो रूट में कितना जाएगा 25, आंसर कितना जाएगा आपके पास 5। आई बस में। तो हमेशा याद रखना फिजिक्स में माइनस का मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई, दिशा चेंज हो गई। परिमाण कभी भी नेगेटिव या ऋणात्मक नहीं होता है। आई बात समझ में। देखो इसको जल्दी से एक बार, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब अपन बात करते हैं विस्थापन और विस्थापन सदिश पर। विस्थापन और विस्थापन सदिश पर। विस्थापन और विस्थापन सदिश बताने से पहले मैं आपको एक बार सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम बताता हूं। सदिश संयोजन का त्रिभुज का नियम, उसमें क्या होता था, अगर आपके पास कोई से भी दो सदिश है, सदिश ए और सदिश बी, और इनको आपस में जोड़ना है, तो आप क्या करते हो, एक ऐसा त्रिभुज लेते हो जिसमें दोनों सदिशों को रखने पर इनकी दिशा परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। तो सदिश ए को उठा के त्रिभुज की एक भुजा पे रखते हो, सदिश बी को उठा के त्रिभुज की दूसरी भुजा पे इस प्रकार रखते हो कि एक का हेड हो जाए और एक का टेल हो जाए। तो अब देखो दोनों सदिश, सदिश ए और सदिश बी त्रिभुज की दो भुजाओं पर रख दिया आपने, तो आपको ऐसे कुछ ऐसे एक ही दिशा में जाते हुए नजर आएंगे, पहले इधर गया फिर टर्न लेके इधर चला गया। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे अभी त्रिभुज की तीसरी भुजा बची है। तो अपन क्या देखते हैं कि जो त्रिभुज की तीसरी भुजा होती है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा हमेशा किसको व्यक्त करेगी, परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी, और जिसकी दिशा दोनों सदिश के हमेशा विपरीत होगी। अब अपन ने क्या सोचा, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे जाएंगे, नहीं ना, ऐसा नहीं होगा। त्रिभुज का नियम क्या बोलता है, दो सदिश आपने इस तरीके से रखे एक ही दिशा में, तो जो परिणामी सदिश होगा हमेशा उसके विपरीत दिशा में आएगा। आगे बात है आपको। और जो आर वेक्टर होगा उसको कैसे लिखूंगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आई नहीं बस में। तो दो सदिश एक ही दिशा में होंगे और जो तीसरा सदिश होगा वो हमेशा उनके विपरीत दिशा में निकलेगा। जैसे मान लो कि आपके पास इस तरीके से कोई त्रिभुज है, मान लेते हैं ऐसा कोई त्रिभुज है, ठीक है ना, ऐसा कोई त्रिभुज है। तो अपन ने क्या करा, एक सदिश को तो रखा इधर सदिश P और एक सदिश को रखा अपन ने इधर सदिश Q। तो अब देखो एक दिशा में क्यों जा रहे, ऐसे जाके ऐसे जा रहे, ऐसे जाके ऐसे जा रहे। तो अब जो परिणामी सदिश होगा वो किधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा, उल्टी दिशा में, जस्ट उल्टी दिशा में। इसको अपन बोल देते हैं R डैश वेक्टर। तो कितना जाएगा, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। आगे क्लास में ये बहुत कम आएगा इसलिए बता रहा हूं मैं। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। याद रखना दो सदिश एक दिशा में, परिणामी सदिश विपरीत दिशा में। ठीक, अब आप देखना, मान लेते हैं कि आपके पास एक कार्तीय निर्देश तंत्र इस तरीके से, ये हो गया एस अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, और ये हो गया आपका मूल बिंदु। और अपन ने देखा कि किसी एक टाइम t1 पर आपने देखा कि कोई एक पॉइंट P है, ठीक है ना,
एक पॉइंट P है जिसके निर्देशांक अपन मान लेते हैं, यहां से एक लंब मीटर डालो, एक लंब मीटर डालो, यहां से यहां तक कितना हो गया x1, यहां से यहां तक कितना हो गया y1। दूरी हमेशा मूल बिंदु से मापनी है, ठीक है। तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे x1, y1। और अभी अपन ने देखा ही प्रारंभिक स्थिति, इसको तो अपन ने यहां पे देखा है। तो ऐसी कंडीशन पे आप इसको क्या बोलोगे, प्रारंभिक स्थिति। और इसकी प्रारंभिक स्थिति क्या हो जाएगी आप लोगों के पास, वो जाएगी P इक्वल टू x1, y1। आगे बात समझ में। और इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे, एक सदिश को मूल बिंदु पर रखेंगे और इधर की तरफ लेके जाएंगे, और जो ये स्थिति सदिश आएगा, मैंने इसको क्या बोल दिया, r1 वेक्टर। तो ये जो r1 वेक्टर होगा आप लोगों के पास, इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रारंभिक स्थिति सदिश लिखेंगे। और इसको अपन कैसे लिखेंगे, देखना, x अक्ष पर कितना परिमाण है, x1, साथ में दिशा, प्लस y अक्ष पर कितना परिमाण है और साथ में दिशा। तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया, प्रारंभिक स्थिति सदिश। अपन को देखते ये चलने लगा और चल के मान लीजिए यहां तक पहुंच गया Q तक, ठीक है। जब टाइम कितना हुआ t2, तो फिक्स है इसके निर्देशांक, यहां से एक लंब s एक्सिस पर डालो, दूरी हमेशा मूल बिंदु से मापनी है, तो ये कितना हो जाएगा x2, और एज इट इज एक लंब इधर डालो y एक्सिस पर, और ये कितना हो जाएगा y2। तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, x2, y2। तो या अब यहीं पर ही रुक गया, अपन अंतिम स्थिति लेके आ गए, ठीक है ना। अब मुझे इसको कैसे लिखूंगा, अंतिम स्थिति, तो कैसे लिखूंगा, Q x2, y2। अगली बस में, तो अगर मैं इसको अब इसका स्थिति सदिश लिखना है मुझे, स्थिति सदिश कैसे लिखता हूं, ये तो मैंने स्थिति बताई है ना। अब स्थिति सदिश लिखो तो हमेशा मूल बिंदु पर पूंछ रखना है और कहां तक जाना है, Q तक एक सीधी लाइन ड्रॉ करो इस तरीके से, और ये हो गया आपके पास R2 वेक्टर। आगे बात समझ में। तो आप लोगों के पास अंतिम स्थिति सदिश कितना हो गया आपके पास, Q वेक्टर इक्वल टू, कैसे लिखोगे, सॉरी R2 वेक्टर है ना, R2 वेक्टर इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप। लगा बात समझ में आई कि नहीं। तो अब आपके पास जो बिंदु P है ये बता रहा है प्रारंभिक स्थिति को, और जो बिंदु Q है वो बता रहा है अंतिम स्थिति। अब सब कुछ सदिश है, तो सब फैक्ट है कि वो यहां से यहां चला गया, मतलब वो यहां से यहां तक चला गया, तो वो एकदम सीधे पाथ में गया कि नहीं गया, बिल्कुल ऐसे। तो ये यहां से बिल्कुल सीधा, अब देखो ये शॉर्टेस्ट पाथ है कि नहीं, सबसे न्यूनतम पाथ है कि नहीं, और ये न्यूनतम पाथ आप लोगों के पास एक तरीके से किसको बताएगा, विस्थापन सदिश को बताएगा। क्या बताएगा, विस्थापन सदिश, जिसको अपन यहां पे लिखेंगे डेल्टा r वेक्टर से। अब मुझे ये विस्थापन सदिश, क्योंकि मुझे r1 पता है, r2 पता है, मुझे डेल्टा r पता करना है। आगे एक बात समझना सभी को। तो आप डायग्राम को बहुत ध्यान से देखो, r1 वेक्टर डेल्टा r वेक्टर, r1 वेक्टर डेल्टा r वेक्टर, देखो एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में, तो देखो जो परिणामी सदिश है वो विपरीत दिशा में जा रहा है। तो r1 वेक्टर और डेल्टा r वेक्टर एक ही दिशा में, तो अपन सोचते इधर आएंगे, लेकिन अब इधर ना आके परिणामी सदिश हमेशा किधर आएगा, विपरीत दिशा में आएगा। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, देखना, त्रिभुज नियम से, सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम से। और ये कितना जाएगा आपके पास, r1 वेक्टर प्लस डेल्टा r वेक्टर बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, r2 वेक्टर। अपन को तो क्या डेल्टा r वेक्टर, तो डेल्टा r वेक्टर बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, यह जाएगा r2 वेक्टर माइनस का r1 वेक्टर। आगे बस में, इसका मतलब अब जो ये डेल्टा r वेक्टर है, यही तो आपके पास एक तरीके से क्या है, यही तो आपके पास विस्थापन सदिश है। और विस्थापन सदिश का मान जो आया डेल्टा r वेक्टर, वो क्या है आपके पास, अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश। यही तो आपके पास क्या आया, एक तरीके से विस्थापन सदिश है, अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश। अब याद करो, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि अंतिम माइनस प्रारंभिक परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। जब भी परिवर्तन चेंज की बात करते हैं तो चेंज कैसे निकालते हो, अंतिम माइनस प्रारंभिक, क्योंकि जो परिवर्तन हुआ
वो देखोगे कितना हुआ, किससे तुलना करोगे, प्रारंभिक से तुलना करोगे कि नहीं करोगे। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास विस्थापन सदिश बराबर, अगर मैं इसको लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, वो आएगा मेरे पास स्थिति सदिश में परिवर्तन। स्थिति सदिश में परिवर्तन को ही अपन क्या बोलेंगे, विस्थापन सदिश बोलेंगे। तो विस्थापन की यहां पर एक नई परिभाषा निकल के आई कि स्थिति सदिश में परिवर्तन को ही, स्थिति सदिश में परिवर्तन को ही अपन क्या बोल सकते हैं, विस्थापन या फिर विस्थापन सदिश बोल सकते हैं। आई नहीं आपको सभी को बात समझ में। चलो आगे देखना आप, ठीक है। तो इस डायग्राम को हटा रहा हूं, देखना आप, तो हो जाएगा डेल्टा आर वेक्टर R2 वेक्टर माइनस, अब परिवर्तन है मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो ये हो जाएगा डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर की वैल्यू कितनी है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो ऐसी कंडीशन पे डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप, माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस का y1 j कैप। तो ऐसी कंडीशन पे डेल्टा r वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2 देखो i कैप कॉमन ले लो, तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ये आप लोगों के पास विस्थापन सदिश होता है, ठीक है ना। अगर मैं s अक्ष पर बात करूंगा तो अंतिम s अक्ष पर कितना परिमाण है, अंतिम माइनस प्रारंभिक कितना परिमाण, तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। और अगर मैं इसका परिमाण लिखूंगा तो परिमाण कैसे लिखूंगा, परिमाण स्थिति सदिश का परिमाण, स्थिति सदिश का परिमाण, तो रूट लगाऊंगा और रूट लगा के कैसे लिखूंगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, s अक्ष पे जितना परिमाण है उसका स्क्वायर करो, y अक्ष पे जितना परिमाण है उसका स्क्वायर करो, दोनों को आपस में जोड़ दो। तो इस तरीके से अपन विस्थापन सदिश पर क्या करते हैं, बात करते हैं। अब यहाँ पे दो ही एक्सिस है x y, मतलब 2D में। अगर यहाँ पे x y z तीनों होते तो कैसे लिखता, देखना, ठीक है, देखना अब आप लोग। मान लीजिए यहाँ पर x y z तीनों होते तो कैसे लिखता, तो देखना मैं इसको लिखता डेल्टा r वेक्टर इक्वल टू, कैसे लिखता, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये 3D में आ गया, ये 3D में, क्योंकि तीनों अक्ष काम में ले ली, यहाँ पे दो ही अक्ष काम में आ गया इसलिए 2D आ गई बस में। और इसका परिमाण कैसे लिखता, परिमाण लिखता रूट में, s अक्ष पे जितना परिमाण है उसका स्क्वायर, y अक्ष पे जितना परिमाण है उसका स्क्वायर, z अक्ष पे जितना परिमाण है उसका स्क्वायर, और आपस में सबको ऐड कर देता। तो z2 माइनस z1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, सबको जोड़ के उसका क्या ले लूंगा, रूट। इस तरीके से मैं विस्थापन सदिश के परिमाण और विस्थापन पर बात करता हूं। आइए बस में एक क्वेश्चन करके देखते हैं अपन, देखना एक क्वेश्चन करेंगे ना तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। देखो मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है जिसकी प्रारंभिक स्थिति है P 1, 2, 3 और अंतिम स्थिति हो गई इसकी 3, 4, 5, 6। जल्दी से मुझे विस्थापन सदिश निकाल के बताओ। तो देखो अब वो यहां से यहां गया, मतलब ये कौन सी स्थिति हो गई, प्रारंभिक स्थिति हो गई, और ये कौन सी स्थिति हो गई, अंतिम स्थिति हो गई, अंतिम स्थिति। अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो P वेक्टर किसको प्रदर्शित करेगा, प्रारंभिक स्थिति सदिश को व्यक्त करेगा। और ये कितना हो जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। s अक्ष पर परिमाण, y अक्ष पर परिमाण, z अक्ष पर परिमाण, और साथ में दिशा लगा दी मैंने। और ये किसको व्यक्त करेगा, ये व्यक्त करेगा अंतिम स्थिति सदिश। इसको क्या लिखूंगा, q वेक्टर कितना हो जाएगा, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। अब मुझे क्या निकालना है, विस्थापन सदिश। तो मुझे पता होता है कि विस्थापन सदिश डेल्टा r वेक्टर बराबर क्या होता है, स्थिति सदिश में परिवर्तन, स्थिति
सदिश में परिवर्तन। स्थिति सदिश में परिवर्तन मतलब डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश। आई बात समझ में? अब देखना डेल्टा आर वेक्टर अंतिम स्थिति सदिश कितना है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश कितना है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। माइनस के साइन को अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अब आप देखना तो अब इसको कैसे लिखूंगा i कैप हो जाएगा 4 माइनस 1 है ना, i कैप कॉमन ले लो तो 4 माइनस 1 i कैप प्लस 5j कैप माइनस का 2j कैप तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2j कैप कॉमन ले लो, यहाँ पे 6k कैप और यहाँ पे माइनस का 3k कैप आएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 6 माइनस 3 और k कैप कॉमन ले लो तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। तो ये आ गया आपके पास विस्थापन सदिश। इसका परिमाण निकालो तो डेल्टा मैग्नीट्यूड में लिखोगे कि नहीं लिखोगे, फिर रूट लगा के x अक्ष पर परिमाण y अक्ष पर परिमाण का स्क्वायर z अक्ष पर परिमाण का स्क्वायर तो ये कितना जाएगा आपके पास 9 प्लस 9 तो रूट में कितना जाएगा 27 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन परिमाण निकालेंगे और इस तरीके से अपन विस्थापन सदिश निकालेंगे। आई नहीं एक बार समझ में, देखो जल्दी से बेटा इसको। ठीक है, और इसी से ठीक है ना, इसी से अपन को नोट्स कंप्लीट करने सारे के सारे। आगे बात समझे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको अलग से कोई नोट्स भेजूं या क्या भेजूं, बस इतना ही है, इतना ही अपन को करना है। इसमें ज्यादा अपन को कोई थ्योरी वोरी नहीं लिखनी है बेटा। ठीक है, कंप्लीट करो इसको जल्दी से।